हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, आज हम फिर से अपने क्लास में, ठीक है, सीटेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस पर आधारित अपने 50 क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण यानी कि LAD, ठीक है, बच्चों के किस बात में मदद करता है? यानी कि जो नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा अर्जन उपकरण है LAD, ठीक है, वो बच्चों की किस बात में मदद करता है? पहला ऑप्शन है आपका वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका व्याकरण के नियम बनाने में। तीसरा है सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में। चौथा है दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। तो देखिए फ्रेंड, जो नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो आपके भाषा अर्जन उपकरण यानी कि जो LED है बच्चों को किस बात में मदद करता है? तो आपके व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपके ऑप्शन सेकंड है वही आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय, ठीक है, जो कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग करें? यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल हैं, ठीक है, वो पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से समृद्ध यानी कि संबद्ध करते हैं, ठीक है। तो श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? पहला है सटीकता का सिद्धांत, दूसरा है सामूहिकरण का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत और चौथा है आपका जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो श्री लाल हैं वह बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित करें, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा, ठीक है, जो देखिए गोवा राज्य है आपका, वो आपके वहाँ पर कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा, पहला ऑप्शन है बहुभाषिक राज्य है, दूसरा ऑप्शन है एक भाषिक राज्य है और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि द्विभाषिक राज्य है और लास्ट ऑप्शन है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यह तात्पर्य हुआ कि जो गोवा है वो बहुभाषिक राज्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ का राज्य जो है वो बहुभाषिक है, ठीक है। तो सही ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके? यानी कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे कि जो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते हैं तो उस समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपने काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके, ठीक है। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, दूसरा है अनुवाद, तीसरा है आपका आगमनात्मक और चौथा है आपका निगमनात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड होगा, आगमनात्मक, ठीक है। तो देखिए, जो व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को विधि का प्रयोग करना चाहिए तो उसमें आगमनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, खाली स्थान, ठीक है, जो निष्क्रिय शब्दावली होती है फ्रेंड्स उसमें ऐसे शब्द होते हैं। पहला है जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, दूसरा ऑप्शन है जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है और तीसरा है कि जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं और चौथा है कि जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो निष्क्रिय शब्दावली होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर निष्क्रिय शब्दावली पूछा है तो वहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है वो कभी कभार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्रेंड देखिए, आप लोग थोड़ा, हमें लग रहा है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करिए, 2 दिन और बचा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, ठीक है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि जो त्रुटियां हैं वो भाषा अधिगम में व्यवधान डालती हैं, ठीक है। दूसरा है कि त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती, बिल्कुल सही। तीसरा है कि त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आयाम है, बिल्कुल सही। और फोर्थ ऑप्शन है कि त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती है, ठीक है, या फिर सहायक है, तो बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला ऑप्शन है वही गलत है, लेकिन देखिए गलत ही पूछा है तो आपका सही जो होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। तो देखिए आगे, आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है, ठीक है। आपने अपने विद्यालय में किसी सेमिनार की अध्यक्षता हेतु जो आपके भाषा वैज्ञानिक है उनको आमंत्रित किया, ठीक है। तो आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके, ठीक है, व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक है, किस श्रेणी में रखेंगे इस विधि को। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स श्रवण और लेखन गतिविधि, दूसरा है वाचन और लेखन गतिविधि, तीसरा ऑप्शन है पठन और श्रवण गतिविधि, और चौथा है आपका श्रवण और वाचन गतिविधि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, श्रवण और वाचन गतिविधि, ठीक है, यानी कि सुन करके और बोल करके यही गतिविधि आप करेंगे, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। जो आपकी पृथ्वी है फ्रेंड्स वो देखिए सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस प्रकार की जो तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन है उसको किस श्रेणी में आप रखेंगे। पहला है प्रतिपादक लेखन यानी कि व्याख्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है प्रत्ययकारी लेखन यानी कि आकर्षक, और तीसरा है आपका वृत्तांतात्मक, ठीक है, लेखन, और चौथा है आपका विवरणात्मक लेखन। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस प्रकार का जो तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप प्रतिपादक लेखन यानी कि व्याख्यात्मक श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे नहीं यानी कि नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछे क्या है कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यह बहुत प्रेरणास्पद है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि बहुत प्रेरणास्पद है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए इससे संबंधित कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आपके नॉट वाले क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और दूसरा यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ठीक है, और तीसरा है आपका कि यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, चौथा है आपका कि यह भाषा अर्जन का आधार है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यही सही नहीं है कि पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ठीक है। यही आपका कथन जो है वो फ्रेंड्स सही नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, ठीक है। जो भाषा अधिगम है उसमें निदानात्मक परीक्षण की क्या उद्देश्य है। निदानात्मक यानी कि जो समस्याओं की खोज करना होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो निदान होता है, ठीक है, उसका परीक्षण जो है निदानात्मक परीक्षण, उसका क्या उद्देश्य होता है भाषा अधिगम में हमारे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना। ऐसा गलत होता है फ्रेंड्स, ये निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य नहीं है आपके, ठीक है। दूसरा है शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों यानी कि कमियों को जांचना, ये आपका हो सकता है। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, और चौथा है कि किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आपके यही उद्देश्य होते हैं कि जो शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों यानी कि कमियों हैं उसको जानना, ठीक है। आपका यही सही ऑप्शन है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भारत में भाषा है हमारा, ठीक है, द्वितीय भाषा, ठीक है, उसको किस रूप में माना गया है। पहला है आपका संस्कृत, दूसरा है ऑप्शन हिंदी, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत में भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है वो आपके अंग्रेजी को माना गया है, ठीक है। अंग्रेजी को ही भारत की जो भाषा उसको द्वितीय भाषा मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, ठीक है। यह कथन किससे संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए एक टॉपिक यानी कि कोटेशन टाइप का कुछ दिया हुआ है कि जो किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो ये जो कथन दिया गया है ये किससे संबंधित है। पहला है भाषा अद्वितीय है, दूसरा ऑप्शन है भाषा वाचिक है, तीसरा ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है और चौथा ऑप्शन है कि भाषा गतिशील है। तो देखिए फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी भाषा जो है वो यादृच्छिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि बताना है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा है अभ्यास यानी कि ड्रिल जो कि नहीं होगा अनुवाद, और आपका है आगमनात्मक और निगमनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो व्याकरण पढ़ाने की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है वो आपके आगमनात्मक निगमनात्मक होती है, ठीक है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स फोर्थ होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य दृश्य शब्द, ठीक है, शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। यानी कि जो लक्ष्य दृश्य शब्द है वो आपके शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। पहला है आपका रट कर सीखा जाता है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है और चौथा है आपका कि क्रम प्रयुक्त किया जाता है, कम प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये भी आपका सही नहीं होगा कि जो लेखक की शैली है उसकी प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपके लक्ष्य दृश्य शब्द होते हैं ये शब्द भंडार का किस प्रकार का शब्द है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपके जो हिंदी पेडागॉजी के हैं आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यानी कि लास्ट आज का आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स जो आरंभिक साक्षरता होती है यानी कि जो सबसे पहले की साक्षरता उपागम होता है, ठीक है, उस पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला है पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, दूसरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा है कि विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया, अंतःक्रिया देखिए फ्रेंड्स आपके जो होते हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है ड्रिल और अभ्यास, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ड्रिल अभ्यास वाली। चौथा है मौखिक ड्रिल अभ्यास, ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बचता है वो आपका सेकंड हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए आज के हम लोग हिंदी पेडागॉजी में अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आउट ऑफ कितने आपके 15 सही हुए फ्रेंड्स ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हिंदी क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास यानी कि कल, ठीक है, ईवीएस की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।